नमस्कार। पहले तो मैं क्या बोलना है उसके लिए थोड़ा असेसमेंट करूँगा कि आपको डेयरी फार्मिंग के लिए मैं बोलूँगा तो कितने को डेयरी फार्मिंग करना है, जस्ट मुझे पूछना है कितने लोगों को डेयरी फार्मिंग, ठीक है। अ, आपके पास में ऑलरेडी है कि आपको नया करना है? नया करना है, ओके। कौन से स्केल पे करना है, कितने एनिमल का, मतलब कि 10 एनिमल का या 100 एनिमल का? 10 एनिमल का, ओके। तो क्योंकि हर एक चीज़ के लिए अलग चीज़ होता है। मैं आपको बताऊं कि कोई भी बिजनेस चालू करना है आपको, तो उसके अंदर बेसिक चीज़ें होती है। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है आपके लिए, तो ये जो बिजनेस है उसके अंदर आपको इनपुट देना पड़ेगा, और इनपुट मशीन के अंदर देना है। कोई भी बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन करना है तो, और वो मशीन रखने के लिए आपके पास जगह चाहिए, और उसके लिए एक वो उसके बाद में आप उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं और उसका आउटपुट निकलता है। ये नॉर्मल बिजनेस का प्रोसेस है। अभी कोई भी चीज़ के लिए मुझे मुनाफा कमाना तो क्या करना पड़ेगा, ये इनपुट है वो मिनिमम रखना पड़ेगा जो मुझे कम से कम कीमत में मिले। आउटपुट है वो मेरा बेस्ट प्राइस में जाना चाहिए, और ये जो मशीन है वो कम से कम पैसों में मुझे मिलना चाहिए ताकि मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो। तो ये जो चीज़ हो जाए तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरे बिजनेस में सक्सेसफुल होगा। अभी ये जो हमारा डेयरी फार्मिंग है उसके अंदर जो ये बिजनेस को समझे तो इनपुट क्या है? इनपुट है हमको फॉडर देना है, हरा चारा देना है, और सूखा चारा देना है, और कैटल फीड है जो कॉन्सेंट्रेट है। इतना ही इनपुट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये जो हम ये बात करेंगे कि ग्रीन कितना खिलाना चाहिए, ड्राई कितना खिलाना चाहिए, ठीक है। तो जनरली उसकी बॉडी वेट के हिसाब से गिना जाए तो हमको 20 केजी ग्रीन जनरली देना पड़ता है। जो क्रॉस ब्रेड है और बफेलो उसमें सब वेरिएशन रहता है, मगर जनरली हम गिना जाए तो 15 से 20 किलो हमको ग्रीन फॉडर देना पड़ेगा। ड्राई फॉडर है हमको 10 केजी तक उसको देना पड़ेगा, और कैटल फीड है वो हमको 2.5 केजी उसका मिनिमम है, और उसके बाद में हर एक 500 ग्राम पर लीटर दूध के उत्पादन के हिसाब से हमको देना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये ग्रीन फॉडर मैं इसलिए आपको बात कर रहा हूँ कि जब आप बिजनेस के स्केल की बात करते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास में ग्रीन फॉडर की अवेलेबिलिटी कितनी है। आप डेयरी फार्मिंग तो करना चाहते हैं, जो हरा चारा ही नहीं है तो आप डेयरी फार्मिंग कैसे करेंगे? मैं तो 100 गाय लाना चाहता हूँ या 100 भैंसे लाना चाहता हूँ, मगर इतना ग्रीन फॉडर होना चाहिए। तो पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि हमारे पास में ग्रीन फॉडर कितना है। ड्राई फॉडर तो आपको बाहर से परचेस करके मिल जाएगा। आज की डेट में ग्रीन फॉडर का प्राइस क्या है, किसको पता है? बाहर से मुझे लाना है, जैसे मैं अपना खेत में नहीं उगाता हूँ, मैं बाहर से परचेस कर लेता हूँ। कितना? 70 रुपये मन, राइट। सो 2 से 2.5 रुपये केजी आपको मिलता है, ठीक है। ड्राई फॉडर की कीमत क्या है पर केजी? ओके, सूको चारो वो एक जो बंडल आता है वो 10 से 12 रुपये में आता है, और एक बंडल जो होता है 1.5 किलो से 2 किलो अलग अलग जगह पे रहता है, ठीक है। तो आपको हम जनरली 7 रुपये से 10 रुपये केजी ड्राई पाउडर मिलता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा इनपुट है, ये मुझे सस्ते से सस्ता मिले उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, और वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे हमको जाके ये बिजनेस डालना पड़ेगा। मैं अहमदाबाद में ये डालूंगा तो चलेगा? क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, वो महंगा मिलेगा। दूसरा चीज़ है मशीन। हमारा इस चीज़ में मशीन क्या है? एनिमल, जो पशु है वो हमारे इस केस के अंदर मशीन है। तो ये मशीन कैसा होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए और सस्ता मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो मशीन हमारे लिए इसमें मशीन कौन सी कंपनी का आता है? कोई कंपनी है? नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है डेयरी फार्मिंग की। डेयरी फार्मिंग की सबसे बड़ी समस्या, कोई कहे कि डेयरी फार्मिंग का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, उसकी समस्या है कोई ब्रांडिंग नहीं है।
आपको पोल्ट्री के अंदर आपको मिल जाएगा कि ये ब्रीड का है एनिमल और आपको ये प्रोडक्शन देगा। मगर डेयरी फार्मिंग में क्या है, सॉरी सर, जैसे ब्राज़ील में सिलेक्टेड एनिमल्स होते हैं, ऐसा इंडिया में हुआ है शुरू? सर इट इज़ देयर, हमें तो उसके बाद में थोड़ा बताता हूँ। तो ब्रांडिंग नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या है, मैंने जितने जितने भी बिजनेस डेयरी फार्मिंग बंद होते हुए देखे हैं, उसका एकमात्र रीज़न है एनिमल। वो जो एनिमल का प्रॉब्लम है उसकी वजह से ही डेयरी फार्म बंद हुए हैं, क्योंकि वो एनिमल सिलेक्शन में मार खा गए, उसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है। तो उसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा कि एक तो कौन सा कैपेसिटी है कि भी हमको उसमें क्रॉस ब्रीड एक तो मिलता है और एक बफेलो मिलती है। तो कहाँ से मिलेगी पहले तो क्रॉस ब्रीड कहाँ से मिलेगी? पंजाब से मिलेगी, जहाँ जनरली लोग ज़्यादा बेचते रहते हैं। और पंजाब से आके यहाँ पे साबरकांठा और बनासकांठा के अंदर जो उसका जो है लोग वो ला के रखते हैं और वहाँ से बेचते हैं, ठीक है। भैंसें जो है वो हरियाणा और पंजाब में मिलती है। जो 10 भैंसें एक साथ लाना है तो वहाँ जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो वहाँ आप सिलेक्ट करके ला सकते हो। मगर उसके अंदर भी आपको ब्रोकर के पास में ही जाना पड़ेगा, आप जाके लोगों के पास जाएंगे आपको मिलेगी नहीं। तो वो जो है जनरली जो भैंसें है वो 70,000 से 1 लाख रुपये में मिलती है। और जो गाय है वो जनरली वो भी 50-60 हज़ार से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक भी होती है। और क्रॉस ब्रीड है। और एचएफ, प्योर एचएफ जो ब्रीड है हॉल्स्टीन फ्रीजियन, वो आपको बेंगलोर से मिलती है। बेंगलोर के आसपास के एरिया का जो एरिया है वहाँ से आपको मिलती है, ठीक है। ये जो ब्रीड है, साहब ने ये पूछा था कि वो जो ब्राज़ील में या तो अमेरिका में सब जगह पे वो सिलेक्शन करते हैं, वो एनिमल का सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन के बेस के ऊपर उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा और बढ़ाते हैं। हम सॉरी, हाँ जर्सी में बेनिफिट है सर? ओके, जर्सी में बेनिफिट है, मगर जर्सी का एक यहाँ पे इतनी पॉपुलर नहीं है। गुजरात के अंदर आपको जर्सी थोड़ी बहुत खाली सूरत के आसपास में मिलती है, बाकी गुजरात में जर्सी इतनी पॉपुलर नहीं है। जर्सी वाकई अच्छी ब्रीड है, मगर वो प्योर जर्सी आपको मिलती नहीं है। इंडिया में प्योर जर्सी तो मिलेगी नहीं, आपको जर्सी के क्रॉस ब्रीड मिलते हैं। और जो क्रॉस ब्रीड है जर्सी और हमारे देसी ब्रीड का क्रॉस ब्रीड, उसमें रिप्रोडक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हमारे फार्म पे है जर्सी क्रॉस ब्रीड, उसका रिप्रोडक्शन का प्रॉब्लम है। मगर गुजरात के लिए जर्सी ब्रीड अच्छी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ प्राइसिंग पॉलिसी जो डेयरी कोऑपरेटिव डेयरी जो है देती है उसके फैट के मुताबिक देती है। 4 फैट 5 फैट, हाँ, तो उसका फैट परसेंटेज ज़्यादा है। जो क्रॉस ब्रीड जो हॉल्स्टेन का क्रॉस ब्रीड है, जो काला और वाइट कलर का जो एनिमल आता है वो हॉल्स्टेन का क्रॉस ब्रीड है। और जर्सी का क्रॉस ब्रीड लाल कलर का होता है और छोटा सा होता है, थोड़ा उसका छोटा कद का होता है। तो उसमें फैट परसेंटेज जर्सी में ज़्यादा होता है, इसलिए गुजरात के लिए अच्छा है। गुजरात में प्राइसिंग पॉलिसी है फैट परसेंटेज, तो फैट के मुताबिक उसको पैसा मिलता है। अहमदाबाद में भी गांधीनगर के नज़दीक में लिम्बोत्रा करके गांव है, जहां से पंजाब से मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि एक बार जिसको करना है, आपको बेंगलोर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सूरत जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर वीक पे टेलर आता है पूरा गाय का, और वो लोग हर वीक पे यहाँ पे जर्सी है, एचएफ है, वो सब ब्रीड अच्छी वाली क्वालिटी ब्रीड जो आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पे वो लोग लिख के देते हैं, जिसमें आपको 25 से 30 लीटर्स तक पर काउ का प्रोडक्शन होता है, मीन्स के होता उद्योग होता है। ओके, सो आपका बात सही है, वो लिख के देते हैं तो अच्छी बात है। जनरली एनिमल के अंदर ऐसा होता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट जैसा होता है। आपने यहाँ से निकले मेरे घर से, उसके बाद में मेरा कोई भरोसा नहीं है, वो आप जानो और आप एनिमल जाने, ठीक है। तो ये जो एनिमल है आपको मैं बता दूं कि प्योर एचएफ जो है वो विदेशों में तो ज़्यादा देती है, हमारे यहाँ 5,000 से लेके 7,000 लीटर तक दूध देती है। प्योर एचएफ है वो, मगर उसके अंदर बहुत केयर रखनी पड़ती है, उसको ठंड में रखना पड़ता है, उसको वैक्सीनेशन वगैरह रेगुलरली करना पड़ता है। जो क्रॉस ब्रीड है वो क्रॉस ब्रीड जो है वो पर लैक्टेशन मतलब एक ब्यात का, वो पर लैक्टेशन जो है वो 2500 से लेके 5,000 लीटर तक दूध देती है, क्रॉस ब्रीड है वो। और जो हमारी देसी गाय है, देसी गाय गिर और साहिवाल वगैरह, वो 3,000 लीटर तक, 1500 लेके 3,000 लीटर तक और 3500 लीटर तक वो दूध देती है। अच्छी है तो 3500, मगर वो भी ऐसे एनिमल बहुत कम रहे हैं।
सौराष्ट्र में थोड़े बहुत एनिमल है जो 5000 लीटर दूध देते हैं, हमारे फार्म पे भी है जो 5000 लीटर दूध दे रही है, मगर ऐसे बहुत कम एनिमल है और कोई बेचता नहीं है। ठीक है, कहने के लिए ठीक है भाई 5000 वाला है मगर मिलता नहीं, तो वो आपको लाना है। तो अभी कौन सा एनिमल लाए आपके लिए जो बिजनेस करना है, तो आदमी सोचेगा यार HF लाऊं, क्रॉसब्रेड लाऊं, बफेलो लाऊं या देसी एनिमल लाऊं। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा मार्केट क्या है, मार्केट क्या है मेरा। तो ये जो आउटपुट कहाँ मैं बेच रहा हूँ उसके ऊपर है। जनरली कोऑपरेटिव के अंदर प्राइसिंग पॉलिसी है, तो उसमें सब लोग जनरली क्रॉसब्रेड लाते हैं। जहाँ जहाँ कोऑपरेटिव है वहाँ पे लोग क्रॉसब्रेड लाते हैं, और उसमें थोड़ा केयर भी थोड़ा ठीक है, और उसमें पैसा भी ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि उसका क्वांटिटी और फैट के हिसाब से उसको पैसा मिलता है। जहाँ जहाँ कोऑपरेटिव नहीं है और प्राइवेट मार्केट है, जहाँ पे आपको दूध वाले को देना है या तो कोई मिठाई वाले को देना है, तो जनरली बफेलो लाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे अब एडल्ट्रेशन थोड़ा पानी डाल के भी बेच सकते हो, वो बफेलो लाते हैं। देसी गाय का अभी बहुत बड़ा एक अभियान चला है। अहमदाबाद के अंदर 70 रुपीज़ पर लीटर दूध बिक रहा है गिर गाय का, और वो उसमें भी क्यू है, एक लंबी कतार है कि भाई मुझे ये दूध दे दो। तो ये अभी एक नया ऑप्शन है और अपॉर्चुनिटी है कि देसी गाय का दूध बेचता है। दिल्ली के अंदर भी 70 रुपीज़ पर लीटर दे रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और उसमें आपका खर्चा कम लगता है। मगर यहाँ पे भी एक बड़ी सबसे बड़ी समस्या है, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे मतलब गुजरात में ही है गिर गाय ज़्यादा, तो उसमें 2 लाख एनिमल ही है। तो आप मैं लाऊंगा, उसके बाद में दूसरा लाएगा, उतना ज़्यादा एनिमल नहीं है, जो भी मिलेगा मुझे ख़राब एनिमल मिलते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। अदरवाइज दिस इज अ गुड बिजनेस अहमदाबाद के अंदर करना है। हम ब्राज़ील से एम्ब्रियो इंपोर्ट कर पाते हैं या सीमेन इंपोर्ट यस, कर रिसेंटली ओनली वी हैव इम्पोर्टेड सीमेन फ्रॉम ब्राज़ील। तो ब्राज़ील से हमने सीमेन इंपोर्ट किया है, वो 18 से $20 का एक डोज मिलता है, एक डोज। ठीक है, वो प्रोदनी टेस्टेड एनिमल का होता है कि उसका जो गारंटी वाला होता है। और उसमें भी सेक्स्ड सीमन मिलता है? सेक्स सीमेन भी मिलता है, मगर उसका कुछ करीबन $28 है, सेक्स सीमेन मिलता है। यानी हमको फीमेल प्रोडक्शन हाँ, फीमेल प्रोडक्शन मिलेगा, हाँ, सेक्स सीमेन मिलता है वहाँ से। एम्ब्रियोस भी मिलते हैं, मगर इंडिया के लिए जो इंपोर्ट गाइडलाइन है, ये शायद दूसरे लोगों को थोड़ा वो आएगा, मगर जो इंडिया की इंपोर्ट गाइडलाइन है वो उसके अंदर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उसको क्रॉस करना, क्योंकि उसमें एक क्लॉज रखा है कि प्रोदनी टेस्टेड एनिमल का ही सीमेन लाना पड़ेगा। जो एम्ब्रियोस है वो उसका जो डैम है वो भी प्रोदनी टेस्टेड का शायर की डैम होनी चाहिए, वो सब कुछ बहुत सारा है। और वो जो एम्ब्रियो है उसकी कॉस्ट है $600। Already one organization Bayer is doing this work. ओके, हमारा भी यहाँ पे जो हाँ SAG जो है यहाँ बीडज में, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर हम भी एम्ब्रियो प्रोडक्शन कर रहे हैं। मगर जो एम्ब्रियो प्रोडक्शन का जो चीज़ है दिस इज़ कॉस्टली अफेयर। एक एम्ब्रियो 10,000 रुपये का हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है, और हम वो प्रोडक्शन कॉस्ट पे बेच रहे हैं 10,000 रुपीज़। ठीक है, मगर वो 5,000 लीटर वाली गिर गाय का एम्ब्रियो होगा, श्योरिटी है। मगर प्रॉब्लम है कि फार्मर उसके लिए पे करने के लिए तैयार नहीं होता है जनरली, क्योंकि वो एक बछड़ा आएगा वो 50,000 का उसको पड़ेगा। ठीक, तो जो बायअप कर रही है वो भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का एम्ब्रियो प्रोडक्शन कर रही है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हमारे देश के लिए अभी भी चालू नहीं हुआ है। हाँ, वो बाहर अंडा बाहर लाने का, सीमेन बाहर लाने का, और वहाँ पे फर्टिलाइज करके फिर उसके बाद में गाय में रखने का, तो वो अभी चालू नहीं हुआ है इंडिया के अंदर, बिकॉज रिसर्च इज गोइंग ऑन। ह्यूमन में वो वेरी कॉमन है, अभी एनिमल के अंदर वो हुआ नहीं है। ब्राज़ील, अमेरिका, कनाडा, सब जगह पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है हर साल। वहाँ पे 70% ऑफ द एनिमल आर गेटिंग प्रेग्नेंट थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वो हम बहुत पीछे है उसके। अभी बात आई कि हम आउटपुट कैसे करें, आउटपुट सेल क्या करें। तो जो कोऑपरेटिव वाला एरिया है वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोऑपरेटिव के अंदर बहुत अच्छी तरह से दूध बिक जाता है। वहाँ पे पर केजी फैट के हिसाब से कीमत रहती है 520 रुपये से लेके 550 रुपये तक और 570 रुपये तक। वहाँ पर केजी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेट चल रहा है। ठीक है, तो सूरत, साबरकांठा, बनासकांठा और खेड़ा और ये जो एरिया है वहाँ पे कोई मिल्क मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। मगर मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर एक समस्या ये भी है
कि आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपका खाली प्रोडक्शन कॉस्ट जितना ही मिल रहा है। आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट मार्केट ढूंढना पड़ेगा। डायरेक्ट मार्केट के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? क्वालिटी देना पड़ेगा। तो ये जो क्वालिटी है, अभी जैसे आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है या तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, उसको अच्छी क्वालिटी दूध की चाहिए। क्वालिटी मीन्स क्या? क्वालिटी के लिए एक चीज़ है कि उसके अंदर सोमेटिक सेल और बैक्टीरियल लोड ये दोनों मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी के अंदर ये दो चीज़ जो है वो कम से कम होगी तो आपकी दूध की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। वो जनरली आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर और जो लोग हैं वो उसके अंदर एक टेस्ट करते हैं, वो MBRT बोलते हैं। वो टेस्ट मिनिमम होना चाहिए, टाइम में उसका ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि उसका जो बैक्टीरियल लोड है वो मिनिमम होना चाहिए। उसकी वजह से उसको क्या होता है कि अंदर एसिडिटी डेवलपमेंट नहीं होती है, और जो ज़्यादा एसिडिटी डेवलपमेंट होती है तो प्रॉब्लम होता है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं बनता है। तो आप ये प्रोडक्शन करके देंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो ये मशीन जो है, मशीन के अंदर जो हम प्रोसेसिंग करते हैं वो क्या है? हमारा मिल्क निकालना, मिल्किंग। वो मिल्किंग है, मिल्किंग मशीन से करके डायरेक्टली कूलिंग हो जाता है। तो बल्क मिल्क कूलर आता है, वो 5 लाख रुपये का आता से लेके 15 लाख कैपेसिटी के हिसाब से मिलता है। तो वो बल्क मिल्क कूलर में सीधा ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद में वो लेके जाएंगे तो बैक्टीरिया अंदर ग्रो नहीं होंगे। और सोमेटिक सेल काउंट रिड्यूस करने के लिए आपको जो उसका थन जो है, अडर है, उसकी हेल्थ अच्छी रखनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से वो सोमेटिक सेल काउंट उसके कम रहेंगे। ठीक है, तो ये एक क्वालिटी दूध की क्वालिटी का है। तीसरा जो आपको मैं बताऊं कि मैक्सिमम दूध कैसे लिया जाए। अभी प्रॉब्लम है कि मशीन से मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जाए। वो हम हर जगह पे एक प्रॉब्लम है। पहले तो एक हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि बेस्ट एनिमल सिलेक्ट करना है। वो आप मैं कहूँगा कि जब भी आप एनिमल सिलेक्ट करने के लिए जाओ तो अच्छा एक्सपीरियंस वाला वेटनरियन लेके साथ में जाओ। उसको 5,000 रुपये देने में आपको तकलीफ थोड़ी लगेगी, मगर उससे आपका 1 लाख रुपये का सेविंग हो जाएगा। वो अच्छी तरह से पंजाब में मैंने देखा है, हरियाणा में भी देखा है, एनिमल प्रेग्नेंट भी नहीं होता है, उसका बच्चा भी नहीं होता है, वो आपको बोल देता है ये इसका बच्चा है। हाँ, तो उसका जो प्लेसेंटा होता है वो भी लगा के दिखा देते, देखो साहब अभी उसका बर्थ हुआ है। यहाँ तक सब कुछ चलता है। ठीक है, तो वो आपको हर तरह से चीटिंग करता है, तो आपको वेटनरियन साथ में ले जाए तो एक अच्छी चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि आप वैक्सीनेशन, प्रॉब्लम है कि जनरली वैक्सीनेशन फार्मर अवॉइड करता है। वैक्सीनेशन करवाएंगे रेगुलरली तो आपको एनिमल को प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो अच्छी तरह से आपका प्रोडक्शन देता रहेगा। दूसरा ये जो है प्रोडक्शन के लिए सबसे अभी है, इंडिया यहाँ पे बहुत पिछड़ा हुआ है। काउ कंफर्ट, हम क्या करते हैं कि एनिमल को क्या रिक्वायर है वो हम नहीं दे रहे। आप कहीं पे वर्ल्ड के कोई भी कोने में जाके देखिए, एनिमल को बांध के नहीं रखते फार्मिंग के अंदर। इंडिया के अंदर क्या है, हमारा 80% ऑफ द एनिमल्स टाई करके रख रहे हैं और बांध के रख रहे हैं। उसका जो लेंथ देखेंगे ना उसकी चेन की, वो आपको पता चलेगा कि वो ऊपर मूव भी नहीं कर सकते, पूरा ऐसा ही, पूरा जिंदगी ऐसे ही झुक के रहती है। वो हम विनम्र बना के रखते हैं पशु को, है। तो ये जो चीज़ है वो कंफर्ट ज़्यादा, जितना ज़्यादा कंफर्ट होगी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। स्ट्रेस मिनिमम करना है। स्ट्रेस मिनिमम करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो उसको ओपन मतलब लूज फार्मिंग, जो इंडिया गुजरात में बहुत कम है, महाराष्ट्र में अभी चालू हो गया। अब बहुत सारा एरिया में मैं गया, कोल्हापुर वगैरह आसपास के एरिया में, वारणा वगैरह में, तो वहाँ पे उन्होंने लूज फार्मिंग चालू कर दिया। तो वो क्या करते हैं, गाय को खुला छोड़ देते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा डिज़ाइन है। सिंपल, यहाँ बीच में खाना डालने का है, चारों ओर खाली एक रेलिंग बनानी है। गाय जो है वो एकदम पतली सी पतली रेलिंग होगी, कभी भी तोड़ के नहीं जाएगी। आप एक दोरा रस्सी भी बांध देंगे, वो रस्सी से भी वो कूद के नहीं जाएगी। ठीक है, आप 4 फुट तक का उसको रेलिंग बना दीजिए।
दोनों तरफ, यहाँ पे उसका मुंह निकले इसकी उसकी वजह के लिए आप 3 ऐसा रेलिंग कर दीजिए तो अंदर सर डाल के खा सकती है और वो खाना खा के वो अपने आप घूमती रहेगी। महाराष्ट्र में मैंने देखा कि वो लोग क्या करते हैं, वहाँ यहाँ पे पोल्ट्री भी रखते हैं, तो रात को क्या करती है वो छोड़ देते हैं पोल्ट्री को अंदर, तो वो अंदर घूम के जो गोबर होता है उसको चौंक मार के सब कुछ अंदर से कीड़े खा जाती है, तो गोबर को फैला देता है, तो गोबर ड्राई हो जाता है, वो जल्दी वो निकालने का और सब प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो चीज़ मुझे अच्छी लगी। दूसरा उसके अंदर क्या है कि थोड़ा हवा शेड वगैरह बनाने का और थोड़ा फैन रखने का, और सबसे वेरी 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 चीपेस्ट जो इनपुट है वो पानी है। हम क्या करते हैं, पशु को दिन में 3 दफ़ा ही पानी देते हैं। जनरली क्या होता है, उसके पास में पानी हर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो ये लूज फार्मिंग रखेंगे, एक जगह पे वाटर ट्रप बना दिया, जब भी एनिमल को पानी पीना है पानी पीगा, जब भी खाना है खाएगा, पूरे दिन बैठा रहेगा, आपको अच्छा प्रोडक्शन देगा। ठीक है, उसके लिए आपको दूसरा है कि अभी पानी के लिए प्रॉब्लम क्या आती है कि एक ही वाटर ट्रप है, पूरा गंदा कर देती है एनिमल। तो अभी लोगों ने बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि बाउल लगा देते हैं, एक कटोरा लगा देने का लाइन में 3-4 जो भी है, और वो कटोरा को लास्ट में एक बाहर की साइड में टंकी है, वो बॉल कॉक वाली टंकी है। जैसे ही पानी यहाँ पशु पीता है वो वहाँ टंकी का लेवल कम होता है, ऊपर वाली टंकी से वो उसमें पानी आ जाता है। वेरी सिंपल डिज़ाइन है। उससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी भी ख़राब नहीं होगा, एनिमल को पानी भी मिलेगा, और दो एनिमल एक दूसरे को कंटामिनेट, एक एनिमल को डिसीज़ है तो दूसरे एनिमल को नहीं जाएगा। तो वो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी आप पूछिए जो भी क्वेश्चन पूछना है, सो दैट वी कैन हैव द इंटरएक्टिव सेशन प्लीज़। सर बोलिए। नहीं, जैसे मान लो पंजाब या हरियाणा से कोई एनिमल लेके आते हैं, राइट, तो वहाँ पर उनका जो एनवायरनमेंट होता है वो बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं। ओके। तो सेम चीज़ हम लोग क्या गुजरात में क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर इजीली हो सकता है? एनवायरनमेंट आई थिंक आउटपुट पे इफेक्ट डाल सकता है। एक्चुअली जो पंजाब और हरियाणा में, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं यूपी में भी काम करके आया। ठीक है, तो यूपी में ये एक यूपी के और हरियाणा के बॉर्डर पे था मैं, वहाँ पे बीच में यमुना रिवर है। तो जैसे ही हम यमुना की इस तरफ जाते हैं तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है, यमुना के इस तरफ आते हैं तो वो बोलता है साहब यहाँ तो इतना प्रोडक्शन हमारी भैंस देती ही नहीं। उसका रीज़न एनवायरनमेंट से ज़्यादा हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि हम जनरली क्या होता है कि वहाँ पे मैंने देखा हरियाणा और पंजाब में एनिमल के पास में 24 घंटे फॉडर पड़ा रहता है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डाल दिया, फिर थोड़ा डाल दिया, तो एनिमल फटाफट खा लेता है, और वो उसके अंदर ज़्यादा उसको भागोड़ने का जो टाइम रहता है उसके लिए कम रहता है। दूसरा क्या होता है कि वो लोग दूसरा काम करते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेट और फॉडर जो है वो मिक्स करके देते हैं, हम अलग अलग दे रहे हैं। उसकी वजह क्या होती है कि हम जब कॉन्सेंट्रेट देते हैं तो उसके पेट के अंदर पीएच चेंज होता है, फिर जब हम फॉडर देते हैं तो पीएच चेंज होती है। तो जो पीएच का जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन थोड़ा डाउन हो जा रहा है। ठीक है, और दूसरा हमारा मिनरल मिक्सचर नहीं देते, वहाँ पे परमानेंटली मिनरल मिक्सचर देते हैं, और वो भी ऑर्गेनिक मिनरल मिक्सचर देते हैं। तो वो सब वजह से उनका प्रोडक्शन ज़्यादा है। नो डाउट वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह का थोड़ा अच्छा प्रभाव है, मगर वहाँ पे हमसे ज़्यादा टेम्परेचर है, और विंटर में -2 डिग्री तक चला जाता है। सर बोलिए। सर, यहाँ गोट फार्मिंग का क्या स्कोप है? भैया गोट फार्मिंग मैं आपको बताऊँ, ठीक है, गोट फार्मिंग तो साहब बोलेंगे, ठीक, आपने पूछा है तो मैं बता दूँ कि गोट फार्मिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है, और सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। हाँ, आपको मैं बताऊं, जनरली ऐसा कहा जाता है कि एक एनिमल के लिए 2 मीटर बाय 2 मीटर स्पेस मिनिमम रखना पड़ेगा, मिनिमम 2 मीटर बाय 2 मीटर।
अभी आपको 5 एनिमल रखना है तो मतलब कि आपको 10 मीटर बाय 10 मीटर का मिनिमम रखना पड़ेगा, मगर आप जितना ज़्यादा स्पेस देंगे उतना आपको क्लीनिंग का खर्चा कम आएगा, क्योंकि वो जितना भी गोबर करेगी वो सब ड्राई हो जाएगा, आपको बारी बारी निकालने की जरूरत नहीं है। तो 10 मीटर से लेके आप 20 मीटर तक टू 20 मीटर तक रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। हाँ, ओके। जो भैंस के अंदर ब्रीड है वो मुर्रा है, दूसरी है जाफराबादी। ठीक है, ये 2 ब्रीड जो है वो इम्पोर्टेंट ब्रीड है, बाकी तो बहुत सारी है, बादरवरी है, वो सब कुछ ब्रीड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो मुर्रा है वो पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा एनिमल है। जाफराबादी है वो बहुत बड़ा एनिमल है, उसका फैट परसेंटेज 10% तक मिलता है। तो जैसे ही आपको जाफराबादी आपको रखना है तो आपके पास में फॉडर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एनिमल है। मगर उससे फ़ायदा ये है कि वो 800-900 किलो तक उसका वेट होता है, तो उसके बाद में जब आपको बेचना है स्लॉटर के लिए तो उसका बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है जाफराबादी का। ठीक है, मगर मुर्रा का वजन होता है 600 किलो तक एडल्ट होता है तब। तो मुर्रा का जो मिल्क प्रोडक्शन है उससे जाफराबादी का ज़्यादा है, फैट परसेंटेज भी ज़्यादा है, मगर वो खाती बहुत है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फॉडर। ठीक है, और थोड़ा उसको मूवमेंट चाहिए, लूज चाहिए, तभी वो ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। ठीक। हाँ, जो लोग न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो सब्सिडी वगैरह क्या स्कीम है उसके लिए? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि गुजरात गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डेयरी फार्मिंग के लिए एक सब्सिडी का अनाउंसमेंट किया, बहुत न्यूज़पेपर में भी आया, डेयरी फार्मिंग के लिए इतना पैसा देंगे, ये बजट में भी रखा हुआ है। मगर सबसे बड़ी समस्या है वो कैसे ले, क्योंकि 100 लोगों के लिए रखाऊंगा, ठीक है, हमारा नंबर होगा 1 लाख में, वो 100 लोग जो है वो अंदर ही बैठे हैं। ठीक। मुर्रा जो है, हाँ, मुर्रा जो है वो हरियाणा और पंजाब में मिलती है। जनरली हरियाणा में आपको जाएंगे तो भिवानी वगैरह जो एरिया है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे बहुत सारा और हिसार में बहुत सारा एनिमल है, वहाँ मंडी भी लगती है, वहाँ से आपको अच्छी मुर्रा बफेलो मिल जाएगी। जाफराबादी जो है वो भावनगर और जूनागढ़, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, वहाँ पे भी वो ब्रोकर्स है, वो आपको दिखा देंगे। सर ये जो मुर्रा और जाफराबादी जो अपने यहाँ वहाँ से लाते हैं, हाँ, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर सूट होता है उनको? कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। अच्छा, दूसरा वन मोर क्वेश्चन है, हाँ, ये एचएफ की बात करते हैं, क्रॉस ब्रीड की बात करते हैं, और जो गाय की बात कर रहे हैं आप, हाँ, तो मैंने यानी कभी कहीं पे सुना है कि इफ यू आर यूजिंग दिस देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर सेल्स और समथिंग लाइक दैट, तो व्हाट इज योर ओपिनियन? भैया देखो, ठीक है, आप मुझे एक ऑनेस्ट ओपिनियन पूछेंगे, ठीक है, तो मैं बताऊं कि मैं हमेशा ये लोग जो आते हैं मैं कहता हूं कि हमारा देसी ब्रीड अच्छा है, उसमें A2 मिल्क आता है। A2 मिल्क क्या है, मैं आपको वो आपके पास टाइम है तो मैं बताऊं कि A2 मिल्क क्या है। ठीक है, एक दूध के अंदर केसिन करके प्रोटीन रहता है, और उसमें एक टाइप ऑफ केसिन है, वो कप्पा केसिन है। तो कप्पा केसिन का जो जीन है वो 2 तरह का होता है, एक म्यूटेशन हुआ है, हर एक चीज़ के लिए 2 तरह का 4 तरह का ऐसा जीन होता है, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप है अलग अलग टाइप का, तो कप्पा केसिन भी 2 टाइप का होता है, एक है A1 टाइप और एक A2 टाइप। उसमें एक ही जगह एक ही एमिनो एसिड चेंज होता है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कप्पा केसिन जो है वो एक न्यूजीलैंड की कंपनी है A2 कॉरपोरेशन, उन्होंने एक ढूंढ के निकाल दिया कि भाई A1 कप्पा केसिन जो वाला दूध जो पीते हैं और उसमें जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन प्रोसेस हमारे बॉडी में होती है, तो एक टॉक्सिन क्रिएट करती है, और वो टॉक्सिन की वजह से कैंसर होता है और बहुत सारे डिसीज का, तो उसके ऊपर बहुत सारा पूरे वर्ल्ड में बहस चल रहा है। अभी मुझे आपको किसी को पता नहीं है, वो उन्होंने बना दिया है। दैट मे बी देयर मार्केटिंग गिमिक्स। ठीक है, देयर मे बी मार्केटिंग गिमिक्स। वन थिंग, इंडिया ने पकड़ लिया क्योंकि उसका देसी गाय को बढ़ावा देना है, दूसरा चीज़, ठीक है। और तीसरा चीज़ मैं बताऊं कि मैं हमेशा एक आर्ग्यूमेंट करता हूं कि जो विदेश की गाय है उससे A1 मिल्क है और उससे कैंसर होता है,
आप इंडिया के अंदर हम बफेलो का मिल्क पीते हैं, सब A2 है, ठीक है, जो देसी गाय का सब A2 है, खाली क्रॉस ब्रेड का जो 30% दूध आता है वही हमारा A1 मिल्क है, उसमें भी 50-50% होगा, तो 15% खाली है। वहाँ पे 100% है, आप बोल रहे तो वहाँ पे 50% ऐसा दूध है। तो आप देखिए कैंसर का इंसिडेंसिस इंडिया के अंदर उनसे 10 गुना कैंसर का इंसिडेंसिस है। तो क्या वो तो, और हम उनका मिल्क कंजप्शन और प्रोटीन कंजप्शन हमसे 5 गुना है, उनको कुछ नहीं हो रहा है और हम कह रहे हैं कि उससे हो रहा है, कोई कोरिलेट हो नहीं रहा है भैया। हाँ सर, हाँ। ये TMR क्या होता है, टोटल मिक्स्ड रेशन? TMR जो अभी बात कर रहे थे कि हम जब कॉन्सेंट्रेट अलग देते हैं, उसका कैटल फीड अलग देते हैं और फॉडर अलग देते हैं, तो जब हम कॉन्सेंट्रेट जब देते हैं तो एनिमल खाता है, तो अंदर एनिमल का डाइजेशन प्रोसेस ये है कि उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उसको खा जाते हैं और उसका डाइजेशन होता है। वो नॉर्मल प्रोसेस है एनिमल के अंदर डाइजेशन की। तो उसमें क्या होता है, जब कॉन्सेंट्रेट देते हैं तो उसके लिए जो खाने वाले जो अंदर ऑर्गेनिज्म है वो अलग टाइप के हैं। अभी वो ग्रो हो जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि उसको खाना है तो वो ग्रो हो गए, दूसरा पॉपुलेशन कम हो जाएगा। जब फॉडर देते हैं तो उसका फिर उसको ग्रो होना पड़ेगा। तो TMR क्या है कि सब कुछ मिला के उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो पोल्ट्री में जो फीड देते हैं उसके सिवा कुछ नहीं देना है। ऐसी तरफ कॉन्सेंट्रेट के अंदर कॉन्सेंट्रेट, ग्रीन फॉडर और ड्राई फॉडर, सिमिलरली ड्राई फॉडर और ग्रीन फॉडर अलग अलग देते हैं तो उस प्रॉब्लम होता है, pH में चेंज होता है। तो जब हम एक साथ मिल के देते हैं तो सब ऑर्गेनिज्म अंदर डेवलप होते रहेंगे और उसके अंदर TMR की वजह से वो pH चेंज नहीं होगा, प्रोडक्शन और हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इसके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है? देखिए, 2 चीज़ है। एक इक्विपमेंट बहुत बड़ा आपको बनाना है प्लांट, तो उसके लिए फिर आपको एक मशीन आता है, ठीक है, वो 5, 6, 7 लाख रुपए का आता है। वो उसके अंदर आपको पूरा पाउडर डाल देना है, वो पर्टिकुलर साइज़ का पीसेस करके मिक्स करके देता है। मगर आपको 5-10 एनिमल के लिए चाहिए या 20 एनिमल के लिए चाहिए तो वो परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पाउडर के लिए चाप कटर लाना है, वो सब तीनों का प्रोपोर्शन जो है, तो प्रोपोर्शन में ऐसा होता है कि भाई आपको 70% ग्रीन पाउडर देना है, 30% कॉन्सेंट्रेट देना है, और उसमें भी 30% और 70% समथिंग है। मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, ठीक है, तो वो मिक्स करके आप खिला दीजिए और उसका प्रोटीन लेवल मेंटेन कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको खाली पाउडर से, या तो ऐसा मिक्स करके आप खिला सकते हो। चलिए, जैसा आपने इनपुट और आउटपुट की बात की, जैसे मशीन के ऊपर जो भी हमारा कैटल है उसके ऊपर हम अच्छा सा खाना वो सब खिला के, आप इतने फार्म पूरे इंडिया में घूमे हो, सो आपने देखा है कि कहाँ पे जहाँ पे वो लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज़ की हो और प्रोडक्शन बढ़ाया हो उससे, यानी बहुत ही बड़ा फार्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मीडियम साइज का फार्म है, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल यूज़ करके आउटपुट बढ़ाया। राइट, आपका बात सही है। बड़ा फार्म तो बहुत खुले हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा हुए, 100 एनिमल से लेके 1000 और 2000 एनिमल के लिए। मगर 10 एनिमल से लेके 100 एनिमल तक का जो हम फार्मिंग की बात करें तो पंजाब के अंदर मैंने अभी तक देखा है कि वो उन्होंने बहुत सारा अच्छा प्रोडक्शन लिया है। वहाँ के एनिमल जो है वो 6000-7000 लीटर पर लैक्टेशन एक ब्यात के अंदर देने वाली एनिमल्स क्रॉस ब्रीड देखे हैं मैंने, और प्योर HF देखे हैं। दूसरा है बेंगलोर के आसपास में अच्छा फार्मिंग किया है, तो उन्होंने थोड़ा अच्छी तरह से साइंटिफिकली वो मैनेज कर रहे हैं। स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजिकल यूनिट या तो उन्होंने कुछ सेटअप किया है जो यानी बेनिफिट कर सकता है दूसरे लोगों को भी, जो बहुत ही चीप है कंपैरेटिवली यूज में। यस और तो उनका जो एक तो हाउसिंग टेक्नोलॉजी में, एनिमल के अंदर टेक्नोलॉजी 2 ही है, एक फीडिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो फीडिंग में जो क्या देते हैं वो है, और दूसरा हाउसिंग है। तो उसमें हाउसिंग जो है उन्होंने क्या किया है कि हाउसिंग के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा कंफर्ट किया है। जैसे अभी बात किया था कि गैल्वेनियम का सीट लगा दिया ऊपर, मगर गैल्वेनियम की सीट से अंदर नीचे बहुत गर्मी लगती है, तो उसके नीचे जो है वो पफिंग आप कर देंगे तो अंदर एकदम ठंडा रहेगा, कोल्डनेस रहेगा। फिर स्प्रिंकलर लगाया है, जो पोल्ट्री में लगाते हैं ऐसा स्प्रिंकलर और सब जगह पे लगाया है, और स्प्रिंकलर के साथ साथ में वो फैन लगाया है, हॉरिजॉन्टल फैन, तो आपको उसकी वजह से आपका एनिमल का कूलिंग मिलेगा। और लूज हाउसिंग कर दिया है ताकि एनिमल घूमता रहे और अच्छी तरह से जब खाना है खाए, जब पानी पीना है पिए, और शांति से बैठे, ठीक है। तो वो दूसरा है कि न्यूट्रिशन के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, TMR कर दिया, मिनरल मिक्सचर दिया,
और दूसरे बहुत सारे जो चीज़ें प्रोबायोटिक्स, विटामिन्स, वो सब मिक्स करके देते हैं। और ऑर्गेनिक मिनरल मिक्सचर जो अभी आता है, चिलेटेड मिनरल जो उसको बोलते हैं, वो भी डालते हैं। तो उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी और हेल्थ अच्छा रहता है। सर ये बिजनेस में एक न्यू कमर के लिए फॉर एग्जांपल मिनिमम रिक्वायरमेंट और इन्वेस्टमेंट कितना है, और इन्वेस्टमेंट और रिटर्न क्या रहता है, और एक ब्रेक इवन पॉइंट क्या है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, हाँ, और ताकि वो right, ब्रेक इवन कंप्लीट जल्दी हो। देखिए भैया, मिनिमम जो आप सोचेंगे एक एनिमल के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपए का आप समझ लीजिए। 60-70 लाख का 1000 का एनिमल आएगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद में आपको शेड वगैरह लगाना पड़ेगा और थोड़े बहुत इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे। वो सब मिला के आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा करीबन करीबन, ठीक है। और उसके अंदर जनरली ऐसा बोला जाता है कि 1000 रुपये से 1500 रुपये के बीच में एक एनिमल के अंदर आप कमा सकते हो मंथली, ठीक है। कैसे मार्केटिंग करते हो और कितना इनपुट लेते हो उसके मुताबिक है, मगर जनरली 1000 रुपये से 1500 रुपये का आपका है, तो 10 से 15% तक का आपको बेनिफिट है। ये टेंजिबल बेनिफिट है। मैं इंटेंजिबल बेनिफिट की बात कर रहा हूँ अभी। इंटेंजिबल बेनिफिट ये है कि उससे जो गोबर मिल रहा है उसका आपका फॉडर प्रोडक्शन या तो आपका ज़मीन का फर्टिलिटी सुधरेगा, वो इंटेंजिबल बेनिफिट है। दूसरा है कि उसकी जो हीफर आएगी, जो बच्चा आएगा, उसको तो वो तो खाता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे खा रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें खा के वो बड़ा हो जाएगा। जब 3 या 4 साल के बाद एडल्ट होगा तो वो जब बेचेंगे आप तो 60-70,000 रुपीज़ जो मिलेंगे वो आपका डायरेक्ट प्रॉफिट है। तो ये डेयरी फार्मिंग के अंदर ब्रेक इवन लाना है तो मिनिमम 10 एनिमल तो रखना पड़ेगा। जो आपको करना है तो एक एनिमल से ब्रेक इवन है, खुद को करना है तो एक एनिमल से ब्रेक इवन आ जाता है, मगर हम नहीं कर सकते, हमको दूसरे आदमियों से करवाना है। तो मिनिमम 10 एनिमल लाएंगे तभी आपको ब्रेक इवन आएगा। और तीसरा बात आपने ये कहा कि भाई उसका जो ब्रेक इवन डायरेक्टली आपको पहले साल नहीं मिलेगा, कभी भी कुछ भी कर लो। आपको जब हीफर बिकना शुरू हो जाएगा 3 साल तक, उसके बाद में आपको पैसा दिखना लगेगा। बाकी तो आपको जो 1000-1500 रुपया आता है वो आपका घर खर्च में निकल जाएंगे। सर कंपैरेटिवली पोल्ट्री से कैटल फार्मिंग बेटर कैसे है? मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो मेरे लिए अच्छा है दूसरे के लिए अच्छा नहीं है, और जो दूसरे के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। मैं आपको जो उसके लिए मैं पहले सोच रहा था कि मैं SWOT एनालिसिस करूं, ठीक है। हम जब SWOT एनालिसिस करेंगे, मैं अपने लिए एक SWOT एनालिसिस करूंगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है, कि मेरे पास में ज़मीन है ज़्यादा, फॉडर उग रहा है, ठीक है, मुझे पोल्ट्री में जाना है तो मैं उसमें पोल्ट्री फार्मिंग का बेनिफिट भी प्रॉफिट भी है, मगर उसमें रिस्क ज़्यादा है। क्या मैं रिस्क लेना चाहता हूँ कि नहीं लेना चाहता हूँ? जैसे साहब ने कहा कि बहुत रिस्क है, उसके अंदर एक इन्फेक्शन आ गया मतलब पूरा फ्लॉक चला जाएगा, मगर वो रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ तो डेयरी फार्मिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सर मेरा प्रश्न है कि आपने जो बताया दूध के लिए, तो हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं वो क्या है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है, वो बैन हुआ है पूरे इंडिया के अंदर, मगर अभी भी वो चल रहा है, मगर वो बहुत कम हो गए हैं। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है कि जब बछड़ा मर जाता है या तो ऐसा मदरिंग इंस्टिंक्ट नहीं होती है तो एनिमल लेट डाउन नहीं करता है, तो उसके लिए वो लगाते हैं। मगर अभी फार्मर ने क्या चालू किया कि वो लगाने के बाद दूध भी ज़्यादा मिलता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। मैंने देखा है कि वेस्ट बंगाल, एंटायर वेस्ट बंगाल एनिमल जो लाता है वो बिहार से लाता है, बच्चे के साथ लाएगा, बच्चा बिहार से वेस्ट बंगाल तक पहुंचते पहुंचते ही मर जाएगा, वो बाद रास्ते में फेंक दिया तो मर जाएगा। यहाँ आके पहले ही दिन से ऑक्सीटोसिन से मिल्क निकालते हैं। गुजरात में बहुत कम है, मगर वो ऐसे स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा है। गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल लेबर रिलेटेड है, जैसे कि ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आता है कि दूध निकालने वाले इंसान जो इस धंधे में बहुत क्रूशियल है, तो उन लोगों के बारे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जो मशीनरी यूज़ होती है दूध निकालने के लिए, वो कितनी सक्सेसफुल है अपने गुजरात में, कौन सी कंपनीज वो प्रोवाइड करती है, और उसको यूटिलाइज करना हो मैक्सिमम एक्सटेंट तक तो कैसे करना चाहिए? देखिए भैया, जो अभी ये जो SWOT एनालिसिस करते थे तो ये आ जाता था कि सबसे बड़ी समस्या है आज लेबर की, ठीक है। ऑटोमाइजेशन बहुत कम हो रहा है इसमें, तो मिल्किंग मशीन वो कंपलसरी हो गया है। इसीलिए अभी लोग क्या है बफेलो बेच के क्रॉस ब्रेड ला रहे हैं। बफेलो में मिल्किंग मशीन इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है, हो सकता है, मगर लोग इतना मेहनत नहीं करते हैं उसको एडप्ट करवाने के लिए, तो इसलिए लोग क्रॉस ब्रेड ला रहे हैं। तो क्रॉस ब्रेड के अंदर मिल्किंग मशीन सक्सेसफुल है। 50,000 से लेकर 70,000 तक का एक मशीन आता है।
ठीक है, 2 बकेट का। आपको उसके लिए जो है वो 3-4 कंपनियां हैं। डी लवाल करके एक कंपनी है, वेस्टफेलिया करके एक कंपनी है, एक वासुन करके कंपनी है, ठीक है। ऐसे 4 दूसरे भी बहुत सारी अभी तो लोकल कंपनीज भी आ गई है। ये लोग अभी ये मिल्किंग मशीन बनाते हैं। IDMC ने भी यहाँ विद्यानगर के पास में, उसने भी अभी मिल्किंग मशीन बनाया है। तो सब लोग अभी मिल्किंग मशीन मिल रहा है और वो सक्सेसफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली उसके अंदर जो है हाइजीन अच्छा रखना पड़ेगा कि आपको दोते वक्त की, उसके सबसे बड़ी समस्या है एक एनिमल को मिल्किंग किया, उसके बाद में दूसरे एनिमल को गया तो ये एनिमल को डिसीज है थन का तो दूसरे एनिमल को होगा, वही प्रॉब्लम है। तो आपको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना है, बस आप ये करते रहेंगे, आपको उसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। पर अडर साइज तो सब ब्रीड्स में अलग अलग होती है, तो उसके अलग वो मिलते हैं? नहीं भैया, आपका बात सही है। जनरली अडर साइज जो है वो एक ही होती है क्रॉस ब्रेड के, इसलिए लोग क्रॉस ब्रेड प्रेफर कर रहे हैं। गिर में फिर सक्सेस होगा? गिर में गिर जो फार्मिंग बहुत तरीके से नहीं हुआ, उसकी वजह वही है, उसका जो टीट होता है वो एक बहुत लंबा होता है कोई एनिमल का, या तो बहुत थिक होता है। ब्राज़ील के अंदर उन्होंने सिलेक्शन करके 4 इंच तक का टीट का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है। हमारे वहाँ 3 इंच से या 2 इंच से लेके 8 इंच तक का टीट है, वो सब हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा सर, प्रोजेनी सिलेक्शन में अगर प्रूवन बुल है तो उसमें उसके प्रोजेनी में क्या चीज़ें पसंद करी जाती है कि ये आना चाहिए? जनरली जो प्रूवन बुल है तो उसके लिए उसका ब्रीडिंग वैल्यू जो मिल्क की है वो देखते हैं, और हमारे इंडिया के लिए वो फैट की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फैट इज ए इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर कॉस्टिंग। और तीसरा है कि मेरा एनिमल क्या है। जैसे हमारे एनिमल के अंदर टीट का प्रॉब्लम है, अडर का प्रॉब्लम है, तो मैं ऐसा बुल सेलेक्ट करूंगा जिसका अडर क्वालिटी बेस्ट है, ठीक है। सूटेबल अडर क्वालिटी बच्चे में आनी? हाँ, बच्चे में आनी चाहिए। हेलो, अभी सर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो हम लोग सर अभी हैं तो उनके लिए रखेंगे, क्योंकि गोट फार्मिंग का किसी ने सवाल पूछा था और हमारे पास रिजवान है, और मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट सेमिनार तक वेट करें, तो हम लोग 10 मिनट सर रिजवान को देते हैं। लेकिन लेट्स हैव राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अमरीश सर। सर इट वॉज वेरी इंसाइटफुल। सर एक सवाल लास्ट मेरा ये है कि आपका जो गौशाला है साबरमती वाला, अगर इनको किसी को भी आके आपसे कोई भी गाइडेंस, एडवाइस, हेल्प या कुछ भी तरह की ज़रूरत हो तो वो आ सकते हैं, पहली बात, और कैसे अप्रोच कर सकते हैं? वन थिंग, जस्ट हमारा जो सीमेंट स्टेशन एक्चुअली गौशाला है वो इट इज़ नॉट अ टिपिकल गौशाला, ठीक है। वो हमारे जो एनिमल्स है वो टीबी, जेडी, ब्रुसेलोसिस, IBR और ये सब डिसीज से फ्री है। तो उसके लिए हमारे अंदर वहाँ आने के लिए एक टाइट प्रोटोकॉल रहता है, और वो उसकी अप्रूवल जो है NDDB से आती है, ठीक है। तो और हमारा वहाँ पे सीमेंट स्टेशन है, बेसिकली हम सीमेंट प्रोडक्शन करते हैं, 1.5 करोड़ डोज सीमेंट प्रोडक्शन करते हैं। वो जो सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट प्रोसेसिंग यूनिट है SAG। सर ये लोग सीमेंट खरीद सकते हैं अगर इनको किसी को शुरू करना है? आपको हमारा उसके लिए वहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। हमारा अहमदाबाद में गांधी आश्रम के बिल्कुल पास में बगल में ही सीमेंट हमका मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट है SAGbidet.org, उसके अंदर पूरे बुल्स का सब डिटेल अवेलेबल है। 600 बुल्स है। सर वो प्लीज़ लिख दीजिए आप। इसके ऊपर सब बुल्स के फोटोग्राफ्स अवेलेबल है, सबकी प्रोडक्शन अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। आप जिसको भी ये सीमेंट चाहिए वो अहमदाबाद से ले सकते हैं। उसका नंबर भी मैं आपको दे दूंगा अभी चाहिए तो, कि किससे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। मैं अभी दे देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। रिजवान, कैन यू